नमस्ते सभी को। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल जो प्रकरण हमने प्रारंभ किया था उसका नाम था क्या, समास। और समास में हमारी एक क्लास हो चुकी है। जो विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ रहे हैं वो पूर्ववर्ती क्लास को जरूर समझ लें, तभी आपको अच्छी तरीके से समास समझ में आ जाएंगे। तो कल हमने समास की परिभाषा, समास के भेद, ठीक है, और इसके साथ साथ अव्ययी भाव समास को पढ़ लिया था। किसको पढ़ लिया था? अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में हमने क्या पढ़ा था, क्या याद रखना है आपको, कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद क्या है बताओ, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, इसीलिए क्या हो गया, अव्ययी। क्या हो गया, अव्ययी। और मैंने कहा था कि किसी भी शब्द को जब हम अव्यय बनाते हैं तो समास में दो शब्दों का मेल होता है। तो किसी भी शब्द को मैंने कहा था, जैसे हम दिन जो शब्द है इसको अव्यय बनाएंगे, अभी तो ये संज्ञा है, क्या है ये, संज्ञा, तो इसके साथ और जोड़ेंगे। तो यानी इस दिन को जब हम अव्यय बनाएंगे तो या तो इसके साथ प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, या फिर इस दिन को कितने बार लिखना पड़ेगा, दो बार, दिन दिन। और दिन दिन को ही हम क्या कह सकते हैं, दिनों दिन। तो अव्ययी भाव समास में आपको क्या पहचान रखनी है, मैंने कहा था कि पहला पद प्रधान होता है, इसका मतलब होता है कि अर्थ पहले पद पर निर्भर होता है। और यह जरूरी नहीं है कि सभी शब्दों के अर्थ हमसे आते हों। जब शब्दों के अर्थ ही नहीं आते तो फिर यह तो और भी कठिन हो जाता है कि अर्थ पहले पे निर्भर है या दूसरे पर। और जिन शब्दों के तुमसे अर्थ आते हैं, ठीक है, उनमें अब आप आसानी से समास कर सकते हो, वहां आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दिक्कत वहीं आती है, समस्या वहीं आती है जिनके हम अर्थ क्या नहीं जानते। तो अव्ययी भाव समास की पहचान के लिए आपको क्या याद रखना है कि या तो उसका पहला पद क्या मिलेगा, उपसर्ग, जैसे इसमें क्या है बताओ, प्रति, या फिर शब्द की क्या होगी, आवृत्ति। दोनों ही कंडीशनों में आपको कौन सा समास करना है, अव्ययी भाव। कौन सा करना है, अव्ययी भाव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक नोट डाल के लिखना है कि यदि किसी शब्द के आगे सत सु, ये कॉमा है, सत और क्या बताओ, सु, खुश, बद, अध आदि विशेषण, यही है मुख्यतः, तो विशेषण वाचक उपसर्ग लगे हों, उपसर्ग लगे हों तो वहां अव्ययी भाव समास ने होकर, अव्ययी भाव समास ने होकर कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है, कर्मधारय समास होता है। देखो आपको मैंने पहचान बताई थी कि जो अव्ययी भाव समास है उसकी दो पहचान होती है कि या तो उसमें पहला पद क्या मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा, या फिर शब्द की क्या होगी बताओ, आवृत्ति। दोनों ही कंडीशनों में आप कौन समास करोगे, अव्ययी भाव। लेकिन ये कुछ उपसर्ग हैं जिनका आपको याद रखना है, बताओ कौन सा है, सत, सु, खुश, बद, अध। ठीक है, बद माने क्या होता है, बुरा, अध माने क्या होता है, आधा, सत माने क्या होता है, सच्चा, सु माने क्या होता है, अच्छा, और खू माने क्या होता है, अच्छा। क्या होता है, अच्छा। एक होता है कु, कु माने क्या होता है बताओ, बुरा। तो ये अच्छा और बुरा, आधा, ये क्या है बताओ, ये विशेषण का अर्थ देने वाले उपसर्ग हैं। और जब ये विशेषण का अर्थ देंगे तो जिसका पहला पद विशेषण होता है उसे हम क्या कह देंगे, कर्मधारय। जैसे आपसे परीक्षा में पूछे कि सज्जन में कौन सा समास है, तो बताओ इसका टुकड़ा क्या होगा, सत प्लस जन, तो यहां कौन सा उपसर्ग लग गया, सत उपसर्ग लग गया। ठीक है,
तो अब इसमें अपन कौन सा करेंगे, कर्मधारय। आपसे पूछेगा वो खुशबू, तो बताओ खुश है जो बू, बू मानी होती है गंध, तो अब खुश मानी क्या हो गया, अच्छा हो गया। आपसे कह देगा वो अध खिला, तो आधा है जो खिला, तो आपको कौन समास करना है, कर्मधारय। बाकी उपसर्गों में आप अव्ययी भाव कर देना, लेकिन ये कुछ विशेष उपसर्ग हैं। बताओ कौन कौन से हैं, याद रखने, बताओ क्या है, सत, सो, खुश है, को, बद, अध, है ना। ऐसे और भी एक दो कोई आ जाए जो विशेषण कर देता हो, किस कर देता हो, विशेषण कर देता हो, तो वहां अव्ययी भाव समास नहीं होकर कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय। कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आप लिखो, एक नोट डालना है। नोट क्या है, ऐसे लिख लो, नेय तत्पुरुष। क्या लिखना है, नेय तत्पुरुष लिखो। जिस समास में पहला पद नकारात्मक, जिस समास में पहला पद क्या है बताओ, नकारात्मक होता है, वहां नेय तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है, नेय तत्पुरुष होता है, ठीक है। नकारात्मकता के लिए मुख्यतः अन और अन, यानी दो अन हो गए, ठीक है। अन अन, ए और न, ठीक है। ए अन, ए और क्या बताओ, न। उपसर्गों का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। यानी आपको याद रखना है कि यदि किसी शब्द, यानी जिस समास में पहला पद क्या बताओ नकारात्मक होता है, तो वहां कौन सा, नेय तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है, नेय, नन नहीं बोलेंगे, नेय तत्पुरुष होता है। और नकारात्मक लगने के लिए मुख्यतः कौन कौन से उपसर्ग है बताओ, अन अन, ठीक है। क्या हो गए बताओ, अन, एक तो ये अन हो गया, ये तो संस्कृत वाला उपसर्ग है, एक हिंदी वाला हो गया, एक ए, एक क्या है बताओ ए, और एक क्या हो गया बताओ ने। ये यदि उपसर्ग लगे हों तो आपको कौन सा करना है, वही नेय तत्पुरुष करना है। कौन सा करना है, नेय तत्पुरुष। जैसे अनपढ़, तो अब अन का अर्थ यहां क्या होगा बताओ, ने, तो ने पढ़ा क्या हो जाएगा बताओ, ने पढ़ा हुआ क्या हो जाएगा बताओ, ने पढ़ा हुआ क्या हो गया, अनपढ़, ठीक है। अनमोल, क्या, अनमोल, तो क्या हो जाएगा, नैमोल, यानी जिसका मोल नहीं वो क्या होता है, अनमोल, ठीक है। ऐसे मैं कहूंगा नास्तिक, तो नास्तिक बनता है न प्लस आस्तिक से, तो नहीं या न आस्तिक, नहीं आस्तिक, यानी जो आस्तिक नहीं वो क्या हो जाएगा, नहीं। तो पहला पद ने नहीं, यानी किसका अर्थ दे रहा है, नकारात्मकता का। किसका अर्थ दे रहा है, नकारात्मकता का, ठीक है। तो उसे हम क्या कह देंगे बताओ, नेय तत्पुरुष। ऐसे ही एग्जाम्पल है नगण्य, तो ये क्या हो जाएगा, न गिनने योग्य, जिसे न गिना जा सके वही क्या होता है, नगण्य, तो अन लग गया। ऐसे ही मैं कहूंगा अनादि, क्या कहूंगा, अनादि, तो आप क्या कहोगे, नए आदि, यानी जिसका आदि नहीं वो क्या होता है, अनादि। क्या होता है, अनादि। तो ऊपर लिखा हुआ है कि जिस समास में पहला पद क्या है बताओ, नकारात्मक होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, नेय तत्पुरुष। और नकारात्मकता के लिए हम कौन कौन से उपसर्गों को प्रयोग करते हैं, अन का,
ये अन, दो तो अन हो गए, एक ए हो गया और एक क्या हो गया, ने। तो इसे हम कहते हैं क्या बताओ, ने तत्पुरुष। तो ऐसा नहीं है कि ने तत्पुरुष का आ जाए, कहीं आप अव्ययी भाव कर दो, शत सु अद बद आ जाए, तो गुरुजी ने कहा कि पहला पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग। हाँ, पहला पद उपसर्ग होता है, अव्ययी भाव होता है, लेकिन ये बातें आपको अलग से ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें आपको एक नोट डाल के लिखना है, और वो क्या है, देखो, ने तत्पुरुष, ने तत्पुरुष विकल्प में होने पर ही इन शब्दों, इन उपसर्गों से युक्त शब्दों को, इन उपसर्गों से युक्त पदों को इस समास में रखा जाता है। कौन कौन से हैं वो उपसर्ग, ए, अन और ने, इस समास में क्या रखा जाता है, यदि ने तत्पुरुष किसमें, विकल्प में नहीं है, विकल्प में नहीं है, तो फिर इनमें अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा करोगे, अव्ययी भाव। ऐसा मत कह देना कि ने के साथ तत्पुरुष लग रहा है तो भाई ने तत्पुरुष विकल्प में ना है तो हम तत्पुरुष करें, नहीं, फिर तो आपको क्या करना है बताओ, फिर इन में कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा, यानी ऐसे उपसर्गों से युक्त शब्दों में हम कौन समास कर देंगे, अव्ययी भाव। तो याद ये रखना है कि आप परीक्षा हल कर रहे हो, यदि विकल्प में ने तत्पुरुष दे रखा है, क्या दे रखा है, ने, तो फिर आपको चार उपसर्गों से युक्त शब्दों का ध्यान रखना है। कौन सा है बताओ, ए, अन और ने। अन दो होते हैं, एक तो हलंत वाला अन है और एक पूरा ने है। तो ये जो इन शब्दों से युक्त वाले हैं वो उदाहरण किसमें आएंगे, ने तत्पुरुष में। यदि ने तत्पुरुष विकल्प में नहीं है तो फिर हम इनमें कौन समास कर देंगे, पहला पद क्या है बताओ, उपसर्ग है, तो कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्लियर हुई ना। चलो अब हम पढ़ते हैं दूसरा समास, हमारा हेडिंग डालो, क्या बताओ, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, लिखो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में क्या बताओ, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे हम कौन समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब लिखो इसकी पहचान कि तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है। लिखो, जब दो शब्दों के मध्य से कारक चिन्हों का या परसर्गों का लोप होता है, जब दो शब्दों के मध्य से कारक चिन्हों का लोप होता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। तो वहां कौन समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो वहां तत्पुरुष समास होता है। तो वहां तत्पुरुष समास होता है। परंतु कर्ता व संबोधन कारक का
प्रयोग इसमें नहीं होता है। यानी कौन कौन से का नहीं होता है बताओ? कर्ता का और क्या बताओ? संबोधन का। प्रयोग इसमें क्या बताओ? नहीं होता है। इसलिए कारक चिन्हों के आधार पर, इसलिए क्या बताओ? कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यानी कारक कितने होते हैं? 8। 2 को हटा दिया, किसको बताओ? कर्ता और किसको बताओ? संबोधन को। तो कर्ता और संबोधन जब कारक हट जाएंगे तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद हो गए? 6। ठीक है। यानी आपको याद रखना है कि जब 2 शब्दों के मध्य से कारक चिन्हों का लोप हो तो वह कौन सा होता है? तत्पुरुष। लेकिन कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8। परंतु इसमें कर्ता व संबोधन का प्रयोग क्या नहीं होता। अतः कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद हो जाएंगे? 6। तो नंबर 1 लिखना है हमको सबसे पहले। अब कर्ता और संबोधन का तो होता ही नहीं है, तो पहला कौन सा हो जाएगा बताओ? कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। अब कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है बताओ? को। क्या होता है? को। तो इसकी क्या पहचान हुई? जब 2 शब्दों के मध्य से को का लोप होता है। किसका लोप होता है? को का। लोप होता है तो वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो वहां कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लिखूंगा, विग्रह आपको स्वयं करना है। ठीक है, बिल्कुल लिखो। जेब कतरा गगन चुंबी चिड़ीमार कठफोड़ा मनोहर। एग्जाम्पल देखो, बताओ पहला क्या है बताओ? जेब कतरा गगनचुंबी कठफोड़ा और क्या है बताओ? मनोहर। माखन चोर। क्या? माखन क्या? चोर। ऐसे लिखना है, माखन चोर। सर्वज्ञ सर्वज्ञ और नरभक्षी। ठीक है। अब हम इनका करेंगे क्या बताओ? समास विग्रह। तो ये किसके लिखा है मैंने आपको? कर्म तत्पुरुष के। तो आपको को लगाना है। तो जेब कतरे क्या हो जाएगा बताओ? जेब को कतरने वाला। जेब कतरा काटने वाला नहीं, कतरने वाला। जेब को क्या कतरने वाला क्या हो जाएगा? जेब कतरा। तो देखो, जेब को कतर यानी जेब कतर। अब ये वाला वाली है ना, ये अन्य सहायक शब्द हैं जो हमें बाद में लगाने हैं। तो जेब कतरा क्या होता है? जेब को क्या बताओ? कतरने वाला। गगन चुंबी क्या हो जाएगा बताओ? गगन को चूमने वाला। गगन को क्या बताओ? चूमने वाला या वाली। गगनचुंबी इमारत है तो। ठीक है। बताओ चिड़ी मार क्या हो जाएगा? हाँ, चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को क्या बताओ? मारने वाला क्या हो जाएगा बताओ? चिड़ी मार। ठीक है। कठफोड़ा क्या हो जाएगा बताओ? काठ को फोड़ने वाला। काठ को क्या बताओ? फोड़ने वाला।
क्या हो गया, कठफोड़ा। मनोहर, बताओ क्या हो जाएगा, मन को हरने वाला। मन को लगाना है कर्म का, है ना, मन को हरने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। माखन को क्या बताओ, चुराने वाला, क्या हो गया, माखन चोर। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। ज्ञ का मतलब क्या होता है, जानने वाला, सर्वज्ञ। और नरभक्षी, नर को भक्षित करने वाला, खाने वाला। क्या हो गया भाई, नरभक्षी। तो सबके बीच में आपको, अच्छा, नर का भक्षण करने वाला, ठीक है, तो का लग गया वो। तो मैंने क्या कहा था आपको, बिल्कुल, हाँ, कि किसी भी सामासिक पद में क्या बताओ, एक से अधिक उपसर्ग क्या हो सकते हैं, लेकिन तत्पुरुष में आपको ध्यान रखना है कि सही कारक चिन्ह लगाना है, ठीक है। भक्षी है तो भक्षित करने वाला को लगाना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको याद रखना है कि कर्म तत्पुरुष में दो शब्दों के मध्य से किसका लोप होता है, को का। किसका होता है, को का, ठीक है। चलो अगला हम लिखेंगे, कर्म के बाद क्या आएगा बताओ, नंबर सेकंड, करण तत्पुरुष। कौन सा आएगा, करण तत्पुरुष। हाँ, जब दो शब्दों के मध्य से, जब दो शब्दों के मध्य से या के द्वारा, दो होते हैं इसके कारक चिन्ह, करण के दो होते हैं, से भी होता है और के द्वारा, का लोप होता है, का लोप होता है, तो वहां करण तत्पुरुष समास होता है, तो वहां करण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो इसमें किसका लोप होता है बताओ, से या के द्वारा का लोप होता है। किसका होता है, से या के द्वारा का, ठीक है। तो लिखो एग्जाम्पल, हस्तलिखित रेल यात्रा रेखांकित जलावृत, जलावृत तुलसीकृत कपड़छन, कपड़छन, क्या लिखना है, कपड़छन। हाँ, शोकाकुल, शोकाकुल। तो देखो, अब हमने बताया कि इसका से भी होता है और क्या होता है बताओ, के द्वारा भी होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो हस्तलिखित क्या हो जाएगा बताओ, हाँ, हस्त से क्या बताओ, लिखित, क्या हो जाएगा, हस्तलिखित। रेल यात्रा क्या हो जाएगा बताओ, रेल के द्वारा क्या बताओ, यात्रा, क्या हो जाएगा, रेल के द्वारा यात्रा। रेखांकित, बताओ क्या कहेंगे, रेखा के द्वारा क्या अंकित। जलावृत, यानी जल से क्या बताओ, आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ, जल से क्या आवृत। तुलसी, हाँ, तो तुलसी के द्वारा क्या बताओ, कृत, कृत का मतलब होता है रचित। कपड़छन, बताओ क्या, कपड़े के द्वारा क्या बताओ, छना, यानी कपड़े से छान लेते हैं ना, वो क्या हो जाता है, कपड़छन।
और शोक आकुल, बताओ क्या हो जाएगा, शोक से क्या बताओ आकुल, क्या हो जाएगा, शोकाकुल। तो कहने का मतलब है कि या तो आपको से का प्रयोग करना है या फिर किसका बताओ, के द्वारा का। ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो के द्वारा ही लिखा हो, जैसे तुलसी कृत, ठीक है, तो तुलसी के द्वारा क्या बताओ कृत, इसमें से नहीं चलेगा, तुलसी से कृत ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा क्या बताओ कृत, बिल्कुल रचित, है ना। ये आपको थोड़ा इसमें क्या रखना है ध्यान, ठीक है। अगला अपना आता है करण के बाद क्या बताओ, हाँ संप्रदान तत्पुरुष, कौन सा आता है, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान क्या तत्पुरुष, तो क्या लिखोगे, इसकी पहचान क्या होती है संप्रदान की, हाँ ऐसे लगाना है, जब दो शब्दों के मध्य से, जब क्या बताओ, दो शब्दों के मध्य से के लिए का लोप होता है, किसका, के लिए, यानी संप्रदान के लिए का लोप होता है, तो वहां लोप होता है तो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, तो वहां कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। लिखो तो भाई इसका एग्जाम्पल, संप्रदान के लिए, ठीक है। तो लिखो आप घुड़शाल, ऐसी घुड़शाल, परीक्षा भवन, हवन सामग्री, बिल्कुल रसोई घर, रहा खर्च, रोकड़ बही, ये भी अच्छा है, ठीक है, रोकड़ बही, टकसाल, ये भी आएगा, क्या बताओ, टकसाल। तो यानी ये सारे जो उदाहरण है उनमें आपको यानी किसका प्रयोग करना है, के लिए का, किसका, के लिए का। तो बताओ घुड़साल क्या हो जाएगा, घोड़ों के लिए साल, साल का मतलब होता है क्या बताओ, भवन, घोड़ों के लिए क्या बताओ शाल, यानी जिसमें घोड़ों को बांधा जाता है उसे क्या कह देते हैं, घुड़साल। परीक्षा भवन क्या हो जाएगा बताओ, परीक्षा के लिए क्या भवन, परीक्षा के लिए क्या बताओ भवन। हवन सामग्री क्या हो जाएगा बताओ, हवन के लिए सामग्री, ऐसे ही होती है यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए क्या हो जाएगा शाला। एक और होता है यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए क्या वेदी। रसोई घर बताओ क्या हो जाएगा, रसोई के लिए क्या बताओ घर, रसोई घर। रहा खर्च बताओ क्या हो जाएगा, रहा के लिए क्या बताओ खर्च, क्या कहते हैं ना जेब खर्च, तो जेब के लिए खर्च। रोकड़ बही क्या हो जाएगा, रोकड़ के लिए बही, तो के लिए लगाना है, रोकड़ के लिए बही। टकसाल टकों, टका का मतलब होता है सिक्का, टकों के लिए साल, है ना। भवन, एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी समा यानी किसी उदाहरण में यदि दूसरा पद घर का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, घर का दूसरा पद, तो समझ लेना कि वह उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष का होगा। देखो साल माने भी भवन ही होता है, तो साल आ गया, ठीक है, और भवन आई गया, सामग्री घर आई गया, ठीक है, और फिर से साल आ गया, तो ये घर के पर्यायवाची है, किसके, घर के। तो घर का पर्यायवाची यदि दूसरा पद आता है
तो वहां मोस्टली कौन सा संप्रदान होता है? कौन सा होता है? संप्रदान। अगला लिखो, क्या बताओ? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, ठीक है, लिखो। जब दो शब्दों के मध्य से जब दो शब्दों के मध्य से का लोप अलग होने के अर्थ में होता है, तो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। तो वह कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास होता है। यानी करण में भी से का लोप होता है और अपादान में भी से का लोप होता है, लेकिन यहां कैसे होता है बताओ? अलग होने का भाव दर्शाता है। किसका दर्शाता है? अलग होने का भाव, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, पदच्युत देश निकाला ऋण मुक्त, क्या लिखा? ऋण मुक्त जलजात भयभीत पथभ्रष्ट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपादान तत्पुरुष के हैं। किसके हैं? अपादान के। देखो, पदच्युत का मतलब होता है मुक्त। पद मुक्त भी आ सकता है, पदच्युत भी आ सकता है, सबसे ज्यादा ये आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है बस, पद से क्या बताओ? च्युत मुक्त। देश निकाला, बताओ क्या हो जाएगा? देश से क्या बताओ? निकाला, देश निकाला, अलग कर दिया। ऋण मुक्त, बताओ ऋण से क्या हो गया? ये मुक्त हो गया। ऋण से क्या हो गया? मुक्त हो गया, अलग हो गया, है ना। अब ऋण नहीं बचा है। जल जात, ये बनेगा जल से और जात, और जात का मतलब होता है उत्पन्न, और उत्पत्ति के योग में भी अपादान ही तत्पुरुष होता है। जब हम आपको अपादान कारक पढ़ाते हैं तो उसमें अपादान की कुछ कंडीशनें होती है, ठीक है। कि जब कहीं से किसी चीज की उत्पत्ति हो, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, दूध से दही बनता है, तो वहां भी अपादान तत्पुरुष ही माना जाता है। ऐसे ही देखो, भय के योग में भी होता है, तो ये हो गया क्या बताओ? भय से भीत, डरा हुआ। तो यहां भी आपको यही करना है। ये जल से जात उत्पन्न कमल का है, तो वो जल से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए से लगाया तो अपादान में जाएगा, ठीक है। उत्पत्ति और भय, ठीक है, इनमें भी अपादान तत्पुरुष ही माना जाता है। और पथ भ्रष्ट क्या हो जाएगा बताओ? पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे उदाहरणों में आपको जहां से का लोप हो, लेकिन वो किस में बताओ? अलग होने के भाव में, तो वहां हमें करना है कौन सा बताओ? अपादान तत्पुरुष, ठीक है। हां, अगला लिखो, संबंध तत्पुरुष। क्या? संबंध तत्पुरुष, ठीक है, लिखो। जब दो शब्दों के मध्य से का लोप होता है, तो वहां संबंध तत्पुरुष होता है। तो वहां क्या बताओ? संबंध तत्पुरुष, हाँ, की भी होता है। का व की का लोप होता है। का की, लो, का, हाँ, का की का लोप होता है। वैसे का ही होता है मोस्टली, तो वहां क्या बताओ?
संबंध तत्पुरुष समास होता है। अभी समझा दूंगा। देखो काई होता है शब्द स्त्रीलिंग होता है तो उसका के बना देते हैं, बहुवचन होता है तो उसी का हम क्या बनाते हैं के। इसलिए कुछ तो कहते हैं का के की का लोप होता है, लेकिन नहीं, इसमें संबंध बताने वाले सभी शब्दों को हो जाता है, रारे री का भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि मुख्यतः किसका लोप होता है, काव्य की का। किसका होता है, काव्य की का लोप होता है। ठीक है, तो वहां अब लिखो जैसे राजपुरुष, राजमाता, पनघट, अमचूर, कठपुतली, क्या लिखा, राजपुरुष, राजमाता, पनघट, अमचूर और क्या बताओ, कठपुतली। क्या, कठपुतली, बिल्कुल। पनवाड़ी, ये भी हो सकता है। ठीक है, पनवाड़ी। घुड़दौड़, घुड़दौड़, वज्रदेही, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे का और की के। तो अब इनका देखो विग्रह करते हैं तो बताओ, राजपुरुष का क्या हो जाएगा बताओ, राजा का क्या बताओ, पुरुष, राजपुरुष। राजमाता क्या हो जाएगा बताओ, राजा की क्या माता। राजभवन क्या हो जाएगा, राजा का भवन। पनघट क्या हो जाएगा बताओ, पानी का घाट। क्या हो जाएगा, पानी का घाट। अमचूर क्या हो जाएगा, आम का चूर। चूर चूरण को बोलते हैं, संस्कृत में ही अमचूर को आम्रचूरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्रचूरण। कठपुतली, बताओ किसकी पुतली है, ये काठ की क्या बताओ, पुतली। पनवाड़ी, पान की वाड़ी, दुकान। वाड़ी होती है क्या बताओ, दुकान। घुड़दौड़, बताओ क्या हो जाएगा, घोड़ों की क्या दौड़, घुड़दौड़। और वज्र देह, तो बताओ क्या हो जाएगा, वज्र की देह। बहुत उदाहरण है। रामचरित, सुदामा चरित, तो बताओ रामचरित क्या हो जाएगा, राम का चरित, रामचरित। तो क्या हो जाएगा, हाँ, राम का क्या बताओ, चरित। हाँ, चरित और चरित्र एक ही बात होता है। हमें तो केवल कारक चिन्हों का प्रयोग करना है। किसका, कारक चिन्ह। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। मंत्री परिषद, मंत्रियों की क्या परिषद। तो संबंध में क्या याद रखना है आपको, काव्य की। ठीक है, तो अगला अपना जो बचा वो बचा क्या बताओ, अधिकरण। कौन सा, अधिकरण। अधिकरण क्या बताओ, तत्पुरुष। क्या होगा इसका, जब दो शब्दों के मध्य से, जब दो शब्दों के क्या बताओ मध्य से में वह पर का लोप होता है तो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो वहां कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास क्या बताओ होता है। यानी किस किस का लोप होगा भाई, में और पर का। अधिकरण में और पर का जहां लोप होगा वहां हमें करना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल। देशाटन, अश्वारूढ़, पर्वतारोहण, वागवीर। वागवीर क्या लिखना है, वागवीर।
नराधम, बिल्कुल। और बताओ, जग हंसाए, क्या? जग हंसाई। आप बीती, तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है? देशाटन, तो क्या हो जाएगा ये? देश में अटन, अटन का मतलब होता है भ्रमण। देशाटन किया, देश में भ्रमण किया, देशाटन। अश्वारूढ़, बताओ क्या पड़ेगा? अश्व पर क्या आरूढ़, बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही क्या है बताओ? पर्वत पर क्या आरोहण, पर्वत पर क्या आरोहण, आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। एक कहानी भी थी पहले 12वीं क्लास में चलती थी, आरोहण, आपने पढ़ी हो। दो भाई थे, रूप सिंह और क्या बताओ, भूप सिंह, है ना। वो वहां उस समस्या पर है कि जहां वो पर्वत जो है ना, उन पर वो चढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी संजीव की है, आरोहण कहानी, पहले 12वीं क्लास में चलती थी, बहुत अच्छी कहानी है। अगला क्या है बताओ? वागवीर, तो वाग का क्या पड़ेगा बताओ? वाक, वाक मानी होता है बोलने में, जो वीर हो उसे हम क्या कहेंगे? वाकवीर। नराधम, बताओ क्या हो जाएगा? नरों में क्या अधम, नरों में क्या अधम। जग हंसाई, बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जग में हंसाई, कह देते हैं ना जग हंसाई करवा दी। और आप बीती क्या हो जाएगा बताओ? आप पर बीती, आप बीती क्या हो जाएगा? आप पर क्या बीती। तो बताओ अधिकरण में कौन आते हैं? में और पर, क्या आते हैं? में और पर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा समास बताओ? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला हम लिखेंगे कौन सा समास? कर्मधारय समास। नंबर 3 क्या बताओ? कर्मधारय समास। हाँ होते हैं, बाकी आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिल्कुल, तत्पुरुष के कुछ जैसे ने पढ़ाया, ऐसे ही लुप्त पद, उपपद, ठीक है ना। और भी इसके क्या बताओ भेद होते हैं, लेकिन वहां से प्रश्न नहीं आता, आप पढ़ोगे तो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, उनके उदाहरण में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो कर्मधारय समास है, इसमें आपको लिखना है कि जिस समास में पहला पद, जिस समास में क्या बताओ? पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य होता है एवं उपमान उपमेय, उपमान उपमेय होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या? कर्मधारय समास कहते हैं। देखो इसमें लिखा है कि पहला पद क्या है बताओ? विशेषण, और दूसरा क्या है बताओ? विशेष्य। और फिर क्या है बताओ? उपमान एवं उपमेय होते हैं। अब उपमान पहला पद है तो दूसरा क्या हो जाएगा? उपमेय। लेकिन इसमें कंडीशन है कि पहले भी उपमेय हो सकता है और दूसरा क्या हो जाएगा? उपमान। तो जोड़ा होता है, वहां तो किसका होता है? विशेषण विशेष्य का। यहां किसका होगा? दूसरा उपमान उपमेय का। लेकिन आपको यह याद रखना है कि जो विशेषण विशेष्य हैं, ठीक है, उसमें ये विशेषण विशेष्य को ही मानता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि पहले विशेष भी आ सकता है और बाद में क्या बताओ? विशेषण भी आ सकता है। लेकिन उसके उदाहरण जो है वो बहुत कम है, और कम भी है तो वहां विवाद है। जैसे आपको समझो, मैंने यहां लिखा
नीलकमल, ये लिख दिया। तो इसमें नीला विशेषण है और कमल क्या है बताओ, विशेष्य है। ठीक है, मैंने लिख दिया नरोत्तम, क्या लिख दिया, नरोत्तम। अब इसमें नर तो विशेष्य और उत्तम विशेषण है, इसका मतलब है इसमें विशेषण कहां है, बाद में। परंतु अब इसमें अगर हम इसका विग्रह ऐसे कर दें कि नरों में उत्तम, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, यानी कई तो इसको पढ़ा देते हैं, वैसे आप पढ़ोगे तो कई जगह ये आपको तत्पुरुष मिलेगा, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। लेकिन देखो अर्थ की दृष्टि से ये गलत है, इसमें भी कर्मधारय समास ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब विग्रह करेंगे तो उत्तम को हम पहले लगाएंगे और ये बनेगा उत्तम है जो नर, क्या बनेगा, उत्तम है जो नर। और नीलकमल क्या बनेगा, नीला है जो कमल, क्या बनेगा, नीला है जो कमल। अब मैंने कहा था कुछ लोग इसको किस में पढ़ा रहे हैं भाई, नरोत्तम को तत्पुरुष में। लेकिन देखो नरों में उत्तम का मतलब यह होता है कि नरों में ये आदमी उत्तम है, बाकी सारे नर कैसे है, अधम। तो वो अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। और यदि हम उत्तम है जो नर करेंगे तो ये केवल नर की विशेषता बता रहा है कि ये नर कैसा है, उत्तम है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली पहला पद विशेषण होता है, इसलिए यह भेद नहीं माना गया है। ठीक है, उपमान उप में दोनों हो सकते हैं, पहले भी उप में हो सकता है। अगर पहले क्या है बताओ, पहले उप में है तो बाद में क्या होगा भाई, उपमान होगा। और पहले उपमान आ जाए तो फिर बाद में क्या होगा, उप में। इसलिए मैंने ये नहीं लिखा कि पहला पद उप में होता है, दूसरा उपमान होता है। उप में उपमान तो कहीं भी हो सकता है, पहले में भी हो सकता है और दूसरे में। तो जिस समास में पहला पद विशेषण व दूसरा विशेष होता है एवं उपमान उप में होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। बाकी इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है।